नमस्कार। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एमएसएमई एक्ट। एमएसएमई बहुत छोटा सा एक्ट है, लेकिन उसके इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे उसकी सोल को डिस्कस करेंगे। सोल कैसे कह सकते हैं हम उसको? सोल ऐसे कह सकते हैं उसको कि एमएसएमई एक्ट में गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी पेमेंट, जो वो माल सप्लाई करते हैं, सर्विसेज देते हैं, वो कहीं पे भी रुके नहीं। जो बड़े सप्लायर, जो बड़े बायर्स उनसे हैं, वो टाइमली पेमेंट कर सके। तो आज का हमारा फोकस पेमेंट्स पे रहेगा। तो एज अ प्रोफेशनल और एज अ बिजनेस हम दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सेक्शन 15 जो है एमएसएमई एक्ट का, वो ये कहता है कि जैसे ही आपने कोई माल सप्लाई कर दिया तो आपको उसके विदिन 15 दिन पेमेंट करनी है। अगर आपने कोई डिस्प्यूट नहीं खड़ा किया। डिस्प्यूट कैसा खड़ा हो सकता है? डिस्प्यूट खड़ा होता है कि आपने जो माल दिया उसमें कोई कमी है, आपने जो सर्विस दी उसमें कोई कमी है। ये सारी चीज़ें वर्बल नहीं होनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो एक बार अगर आपका डेट क्लियर हो गया तो 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है। 15 दिन का टाइम पीरियड आपका सिर्फ तभी बढ़ता है जब आपने एग्रीमेंट साइन किया हो, और वहाँ भी सेक्शन ने बहुत क्लियरली बोला है कि आप सिर्फ एग्रीमेंट के थ्रू 45 दिन तक का टाइम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया एमएसएमई एक्ट के थ्रू कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस माल सप्लाई करें या सर्विसेज दें, उनको मैक्सिमम 15 दिन में पेमेंट मिल जाए। अब 15 दिन में अगर और 45 दिन में आपने पेमेंट नहीं दी, फिर क्या होगा? उसके लिए भी मैकेनिज्म दिया गया है। वहाँ उन्होंने कहा गया कि आप एक कंप्लेन फाइल करिए। कंप्लेन सिंपल समाधान नाम का पोर्टल है एमएसएमई में, जिस पर आप फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म है, उसको कोई भी हम फाइल कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन बहुत सिंपल है। सर स्लाइड्स, कंडीशंस उसकी बहुत सिंपल हैं कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने चाहिए। साथ में आपने जब सप्लाई किया हो उस टाइम भी आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तब भी आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पहले उसको मीडिएशन का काम होता है। मीडिएशन से नहीं सॉल्व होता है तो उसके बाद हम उसके लिए जाते हैं आर्बिट्रेशन के लिए। तो जहाँ आर्बिट्रेशन का एक्ट लगता है, वहाँ भी अगर नहीं सॉल्व हुआ तो उसके लिए फिर सूट फाइल होता है। हमें सूट फाइल वाली पोजीशन तक आने के लिए बचना चाहिए। रीज़न, जब हम सूट फाइल करते हैं, जैसे किसी भी लॉ के अंदर होता है, हमें प्री डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो यहाँ जो प्री डिपॉजिट की कंडीशन है वो आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट का 75% यानी कि 75% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट का पहले आप जमा कराएंगे, तभी आपकी हियरिंग होती है। और वो भी कैश में, नहीं है। केस लॉ इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से आए हुए हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम पहले ही उस चीज़ को कर दें। लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या यहाँ पे लगेगा? हाँ, बिल्कुल लगता है लॉ ऑफ लिमिटेशन। उसके ऊपर भी केस लॉ आए हुए हैं जो ये कहते हैं कि जो 3 साल का टाइम पीरियड है उसी में आप सूट को फाइल कर दीजिए। यहाँ पे एक स्लाइड जो आप देख रहे हैं, वे फॉरवर्ड चाहती हूँ आपको कि आप अपने क्लाइंट से एमएसएमई को डिस्कशन कीजिए। जो सारा कुछ हमने पढ़ा उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन उठ के ये आता है कि ये माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है और मीडियम क्या है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है थ्रू नोटिफिकेशन बताया हुआ है, उसमें उन्होंने बताया है कि माइक्रो वो इंटरप्राइजेस हैं जिनकी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 2.5 करोड़ तक है और टर्नओवर 10 करोड़ तक है। ये दोनों कंडीशन आपको साथ में फुलफिल करनी है, तो आप माइक्रो में आते हैं। अगर आप स्मॉल में आते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ की हो, आपकी 100 करोड़ की। और मीडियम के लिए कंडीशन दी है 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ टर्नओवर। इसकी जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो यहाँ से सिर्फ हमें ये पता लगता है कि आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम बन गए, पर नहीं आता पेमेंट लेने का। पेमेंट लेने का आपको राइट करने के लिए एमएसएमई के उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो यानी कि आप एक एंटरप्राइज हो सकते हैं जो कि माइक्रो हो, स्मॉल हो, पर अगर आपने उद्यम नंबर नहीं लिया, उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो आपको कोई भी बेनिफिट वो नहीं मिलता है। तो आपको इंश्योर करना है मैं वो बेनिफिट लेने के लिए आप उद्यम नंबर लें। उद्यम नंबर लेने के साथ वहीं पर बात नहीं खत्म होती। ये जो नोटिफिकेशन नंबर मैंने स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे ही गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका जो बायर है
उस तक आपका उद्यम नंबर पहुंचे, यानी कि आपके हर डॉक्यूमेंट पे वो उद्यम नंबर लिखा होना चाहिए। आप अलग से मेल लिख के उसको बताइए ये मेरा उद्यम नंबर है, और आप इसको इंश्योर करिए कि उस तक ये बात पहुंचे कि जब आपने उसको गुड्स सप्लाई किया या सर्विसेज दी, आप MSME में रजिस्टर्ड हैं। जो पैन इंडिया है हमारा, हम कई बार ये सोचते हैं, जब ये सप्लायर की साइड से अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि सप्लायर ने कहा कि मैंने आपको MSME के लिए क्या करना है। सप्लायर को अपने रिसिपिएंट की तरफ से अब हम बात करेंगे। रिसिपिएंट को ये देखना है कि हमारा जो सप्लायर है उससे आप MSME का रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए, क्योंकि जो MSME का पोर्टल है वो आपको किसी पैन नंबर से ये नहीं बताता कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो आपको उद्यम नंबर लेना ही पड़ेगा। तो एज अ रिसिपिएंट भी आपके ड्यूटीज़ हैं कि आप उस चीज़ को इंश्योर करें, और गवर्नमेंट ने इस चीज़ की इंश्योर कराने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में भी चेंजेस किए हुए हैं, कंपनीज एक्ट में भी चेंजेस किए हुए हैं। हम सब लोग यहाँ प्रोफेशनल्स हैं और बिजनेस हैं, तो CA हम लोग आपको परेशान करते रहते हैं, भाई MSME की डिटेल दे दो, 43BH का क्लॉज है मेरे को ऑडिट रिपोर्ट में भरना है, या कंपनीज हैं तो हम कहते हैं कि पूरा चार्ट बनाना है कि आपने किस किस से माल खरीदा था जो MSME में रजिस्टर्ड है, जो कि अपने आप में एक पूरा टास्क है, वो हमें करना होता है। तो गवर्नमेंट हर तरफ से चाहती है कि MSME के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसके उपाय करे गए हैं। तो हमें भी एज अ बायर इस चीज़ को इंश्योर करना है, और ये साल में आपको एक बार नहीं करना, बायर की तरफ से बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, एक बार नहीं करना। एटलीस्ट आप अपने यहाँ प्रैक्टिस बनाइए कि आपको ये साल में 4 बार करना है, क्योंकि जो डाटा है MSME रजिस्ट्रेशन का जो उद्यम पर जाता है वो GST के पोर्टल प्लस इनकम टैक्स के पोर्टल से जाता है, जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। तो साल के मिड ऑफ द ईयर भी जब आप अपनी ITR फाइल करते हैं, वहाँ से आपकी टर्नओवर अपडेट हो सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अपडेट हो सकती है, और आपका स्टेटस चेंज हो सकता है, यानी कि आप माइक्रो से स्मॉल हो सकते हैं, स्मॉल से मीडियम हो सकते हैं। तो आपको वो देखना है। यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है कि जब आप स्मॉल से मीडियम हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा सा ये जाता है कि इसके लिए ये प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमारे इसी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जब आप स्मॉल से मीडियम होते हैं तो उसके 3 साल तक आपको ये देखना है कि नॉन टैक्स बेनिफिट सारे आपको मिलेंगे। नॉन टैक्स बेनिफिट किसको कहते हैं हम? नॉन टैक्स बेनिफिट जो हमने अभी पेमेंट्स की बात करी वो सारे नॉन टैक्स बेनिफिट हैं। तो आपको उद्यम नंबर लेके उसका पूरा सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट लेके ये चेक करना है कि वो मीडियम बना तो पिछले 3 सालों से वो मीडियम था या पिछले 3 सालों में। तो इन सब चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे तो MSMEs जो है हमारे लिए डरावना नहीं होगा। डरावना क्यों कहा मैंने? डरावना इसलिए कहा कि MSME में अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं, जो ये कहता है कि आपने अगर 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट नहीं करी है तो आपको ब्याज देना है अपने सप्लायर को। ब्याज कितना देना है? जो RBI का रेट है उससे 3 गुना के साथ, मंथली रेस्ट के साथ, और इसकी सारी रिक्वायरमेंट भी होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं एज अ लीगल एडवाइज़र कि आपके जैसे ही 15 दिन या 45 दिन पूरे हो जाएं, आप एक चिट्ठी लिखिए अपने बायर को चिट्ठी लिखिए कि आप मेरी पेमेंट करिए। वो नहीं करता है तो उसको बताइए कि आपकी इनकम टैक्स के अंदर और कंपनीज एक्ट के अंदर भी आपकी इंक्वायरी हो सकती है, तो आपको वहाँ से पैसा मिल जाता है। तो ये एक जागरूकता की बात है कि हम अपने अधिकारों को जानेंगे तभी हम उसको ले सकते हैं। MSME का ये वाला पार्ट मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया ये इसकी सोल है, पर MSME यहाँ तक आके ही ख़त्म नहीं होता। गवर्नमेंट ने MSME के लिए बहुत सारी सब्सिडीज, इंटरेस्ट रेट की वो जेम पोर्टल है, वहाँ पे ट्रेड काउंटिंग भी होता है। तो बहुत बड़ा ये एक्ट नहीं है, लेकिन थ्रू नोटिफिकेशन और थ्रू डिफरेंट पोर्टल्स इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसको एक्सप्लोर करिए और अपना और अपने क्लाइंट का बेनिफिट करिए। थैंक यू।